गाइस, वेलकम बैक टू द सिनेमास। और आज हम 120 बहादुर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी एक सच्ची वॉर स्टोरी पर आधारित है। उन सिपाहियों की कहानी जिन्होंने मौत को भी अपमानित कर दिया था। मौत खुद उनकी जान लेने से शर्मा रही होगी। मूवी एक गंभीर मैसेज भी देती है कि एक सिपाही की वर्दी सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि बलिदान भी मांगती है। जितने भी सिपाही बॉर्डर पर जाते हैं सभी को पता होता है कि उनकी यूनिफॉर्म उनसे हिम्मत के साथ बलिदान भी मांगेगी, पर फिर भी हमारे सोल्जर्स देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। इस मूवी में 120 बहादुरों ने तब क्या किया था, यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्टिंग में बताया जाता है कि यह 1962 की कहानी है, जब चाइना ने इंडिया पर धोखे से अक्टूबर में अटैक कर दिया था और फिर धीरे धीरे लद्दाख के दूसरे इलाकों पर भी कब्जा करते हुए आ रहे थे। चाइना को पता था कि अगर लद्दाख का एयरबेस वाला एरिया उनके कब्जे में आ गया तो जम्मू पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। यहीं से 120 बहादुरों की कहानी शुरू होती है। 18 नवंबर का दिन था। एक सोल्जर भागते हुए आ रहा है। वो कोई जरूरी मैसेज देने के लिए बहुत दूर से आया है। सोल्जर उतना घायल नहीं है जितना बर्फ के तूफान में दौड़ते हुए थक चुका है। फिर बीच रास्ते में ही सोल्जर बेहोश होकर गिर गया। कुछ समय बाद इंडियन आर्मी को रामचंद्र मिल जाता है और वे उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रामचंद्र से कर्नल मिलने आता है और उसकी कंपनी के बारे में पूछने लगता है, पर रामचंद्र अभी सदमे में है। वह अकेले बोले जा रहा था कि वो अपने मेजर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो उस मुसीबत में मेजर के साथ रहेगा। रामचंद्र कुछ भी बताने की हालत में ही नहीं था, तो डॉक्टर उसे सुला देते हैं ताकि आराम मिले। फिर रामचंद्र का पास्ट दिखाया जाता है। रामचंद्र 3 दिन पहले ही आर्मी हेडक्वार्टर्स से फील्ड पर आया था। रामचंद्र का काम चार्ली कंपनी में रेडियो कमांडर का है। रामचंद्र को फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये पहली बार इतनी ऊंचाई पर आया है, तो बाकी सोल्जर्स के जैसे फिट बिल्कुल भी नहीं था। रामचंद्र अपने लिए जैकेट मांगने लगता है, पर इसको जैकेट नहीं मिलती क्योंकि स्टाफ के पास है ही नहीं। रामचंद्र को बस एक गोली दे दी गई, जबकि ये अभी बीमार हुआ ही नहीं है। फिर राम अपनी चार्ली कंपनी के बारे में पूछने लगता है, तो इसको जवाब मिला कि जहां कंपनी कम और मेला ज्यादा लगे वही है चार्ली कंपनी। चार्ली कंपनी के सोल्जर्स बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। फिर ब्रिगेडियर चुसुलाते हैं और कर्नल से आगे का प्लान पूछते हैं, क्योंकि चाइना यहीं पर अटैक करने आने वाला है और यह एयरबेस बचाना बहुत जरूरी है। कर्नल बताता है कि चाइना आर्मी जिस रास्ते से आ सकती है उधर चार्ली कंपनी टॉप पर है, वही चाइना के मूवमेंट पर नजर रख रही है। ब्रिगेडियर को इस कंपनी पर डाउट होने लगता है, क्योंकि वो तो प्लेन में लड़ने वाले सोल्जर हैं, उनसे हाइट पर लड़ना मुश्किल होगा। पर चार्ली कंपनी के लिए वो जगह खुद उन्हीं के मेजर शैतान ने चुनी है। ब्रिगेडियर शैतान के बारे में पूछने लगता है, पर शैतान तो अभी फील्ड में दुश्मनों को चेक करने गया है। शैतान ब्रिगेडियर को इंतजार करा सकता है, पर दुश्मन इनका इंतजार नहीं करेंगे। तब मेजर शैतान को दिखाया जाता है। शैतान को पता था कि आगे दुश्मन सेना का स्नाइपर छिपा हुआ है, फिर भी शैतान उसकी रेंज में खुद आकर खड़ा हो जाता है। शैतान को पता था कि हवा इनकी साइड है, चाइना का स्नाइपर शूट नहीं कर पाएगा। बस इस कॉन्फिडेंस में शैतान स्नाइपर की रेंज में जाकर खड़ा हो गया ताकि वह शूट करे और मौका मिलते ही शैतान का सोल्जर स्नाइपर को डाउन कर दे। शैतान का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, ऐसे बहुत से कारनामे शैतान कर चुका है। अभी शैतान का प्लान काम कर गया और दुश्मन स्नाइपर मारा गया। फिर रामचंद्र चार्ली कंपनी में आ गया। चार्ली कंपनी में लगभग सभी सोल्जर्स एक ही जगह से आते हैं, तो सभी काफी क्लोज हैं और मजाक मस्ती में एक दूसरे के साथ कुश्ती भी करते रहते हैं, मारते भी हैं, पर कोई बुरा नहीं मानता। ऐसा ही एक सोल्जर रामलाल दूसरे का चॉकलेट खा लिया। बस इतनी सी बात पर बच्चों जैसी लड़ाई शुरू हो गई। रामचंद्र इन्हें छुड़ाने का ट्राई किया तो इसी को चोट लग गई। तभी मेजर शैतान यहाँ आता है और अपनी कंपनी को डिसिप्लिन और उसके साहस के बारे में बताता है। इनकी कंपनी कोई नॉर्मल लोगों की नहीं है,
ये अहीर है जिनकी पास्ट में पूरी रेजिमेंट हुआ करती थी, पर अब बस एक बटालियन रह गई है, क्योंकि इनमें साहस तो होता है पर डिसिप्लिन नहीं, और जंग सिर्फ साहस से नहीं जीती जाती। अगर इन लोगों में सैनिक जैसा अनुशासन नहीं है तो यह लोग सैनिक कहलाने के भी लायक नहीं है। अभी पूरी चार्ली कंपनी मेजर से सहमत होती है और शायद अब आपस में लड़ना बंद कर दें। फिर मेजर रामचंद्र को अपने साथ ले गया और उसको बताया कि इनका पुराना रेडियो ऑपरेटर शहीद हो चुका है, इसलिए रामचंद्र यहाँ आया है, इसे अपने काम को सावधानी से करना होगा। फिर मेजर ब्रिगेडियर से मिलने जाता है। शैतान को लोकल्स से पता चला कि 2 दिन में तूफान आने वाला है, इसलिए वो लोग ऊंचाइयों से नीचे आ रहे हैं, जबकि मौसम विभाग ने ऐसी कोई वार्निंग नहीं दी। फिर भी मेजर को लोकल्स के अनुभव पर भरोसा है। मेजर को लगता है कि चाइना तूफान से डरेगा नहीं, बल्कि उसी का फायदा उठाकर इन पर रिजांगला से अटैक करेगा। मेजर को रिजांगला जाने की परमिशन चाहिए और साथ ही और ज्यादा ट्रूप्स और वेपन्स भी, पर कर्नल और ब्रिगेडियर अभी मेजर को और ट्रूप्स नहीं दे सकते, पर वे मौसम अगर साफ रहा तो इन तक वेपन्स का सपोर्ट पहुंचा देंगे। मेजर को रिजांगला जाने की परमिशन मिल गई। रात में सभी सोल्जर्स अपने अपने प्यार और परिवार को याद कर रहे थे। इनको कोई आइडिया नहीं है कि जल्द ही क्या होने वाला है, ना ही किसी को वॉर के एंड होने का पता है। वॉर कब तक चलेगी कुछ नहीं पता। मेजर शैतान भी अपनी वाइफ सुगंध को मिस करने लगता है और अपनी शादी की यादों को याद करता है। सुगंध को शादी के समय से पता था कि शैतान का सपना आर्मी में जाने का है, पर सुगंध को तब भी शैतान पर गर्व था और आज भी है। सुगंध मेजर को खुशी खुशी सर ऊंचा करके ड्यूटी पर भेजती है और वादा की थी कि अगर कल को शैतान को कुछ हो जाता है तब भी हमेशा गर्व महसूस करेगी कि वह सच्चे देशभक्त की वाइफ है। ऐसी ही कुछ उम्मीदों और परिवारों की मीठी यादों के साथ नेक्स्ट डे आ जाता है। उधर चाइना में चेयरमैन माओ का ऑर्डर आता है कि इन्हें अगले 3 दिनों में ही चुसू एयर बेस पर कब्जा करना है, क्योंकि चाइना पर दूसरे देशों का वॉर रोकने का दबाव बढ़ चुका है। जल्द ही सीज फायर का ऑर्डर आएगा और तब जो सोल्जर जिस जमीन पर खड़े होंगे वही उनकी होगी। इसलिए चेयरमैन माओ 3 दिनों में ही लद्दाख के एयरबेस पर कब्जा करने का ऑर्डर आर्मी को दे देता है। चाइना लगातार लद्दाख के इलाकों को अपने कब्जे में लेते जा रहा था और गांव में मिलने वाले सैनिकों को होस्टेज बनाकर उन्हें मार दिया करता था। इधर मेजर शैतान अपनी कंपनी के साथ रिजांगला आने लगता है। रिजांगला 17,000 फीट पर है। अब जाके रामचंद्र को समझ आया कि वो गोली बीमार पड़ने पर लेने के लिए नहीं थी, वो तो हाइट पर बॉडी को एडजस्ट करने के लिए थी। राम सिंह ने मेडिसिन ली ही नहीं थी, इसको उसी रास्ते में उल्टी हो गई, पर बाकी की टीम आगे बढ़ती रही। मेजर फिर वहां के चाइना और इंडियन बॉर्डर के पास वाले गांव में गया ताकि वहां के लोगों को हालात शांत होने तक नीचे जाने को बोल पाए और उनकी सेफ्टी का ध्यान रख पाए। पर ये लोग अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? मेजर गांव वालों की बहुत हेल्प करता है, सभी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर मेजर ने अपनी कंपनी को 3 हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग पोजीशन दे दी ताकि एक ही समय पर ज्यादा स्पेस को कवर कर पाए। मेजर अपनी कंपनी के साथ बिल्कुल फ्रैंक है, कभी उनकी स्टोरी सुनता है तो कभी गाने। मेजर के लिए बाकी सोल्जर्स इसकी फैमिली के जैसे थे। फिर मेजर को कर्नल और ब्रिगेडियर से जानकारी मिलती है कि चाइना ने 4 पोस्ट पर और कब्जा कर लिया है। बॉर्डर पर भारी ट्रूप्स की हलचल भी देखी गई है, पर अब इनका कांटेक्ट टूट चुका है। अब ये लोग बॉर्डर पर नजर नहीं रख सकते। तब मेजर अपनी खुद की एक लिसनिंग पोस्ट बनाता है जो चीनी सोल्जर्स के आने की न्यूज इन्हें देंगे। वो रास्ता बहुत ही छोटा था, पर मेजर को विश्वास है कि दुश्मन यहीं से आएंगे। मेजर वहां लिसनिंग पोस्ट बनाने के बाद खुद दूसरे रास्तों पर नजर रखने गया। तभी दूर एक धमाका होता है। वो धमाका गांव में हुआ था। मेजर अपने साथ 3 सोल्जर्स को लेकर गांव की साइड भागता है। वहां सभी गांव वाले मारे जा चुके थे। दुश्मन सेना ने उन सभी को बेरहमी से मार दिया था। अभी भी कुछ दुश्मन सैनिक वहीं थे। मेजर अकेले उन सभी को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देता है। तभी मेजर को चाइना की पूरी आर्मी अंदर आते दिखी। वो लोग 3,000 थे, बड़े हथियारों के साथ। मेजर कर्नल को इस मूवमेंट के बारे में बता देता है, पर ब्रिगेडियर को आगे के एक्शन के लिए हेडक्वार्टर से बात करनी होगी।
तब तक शैतान को बिना कुछ किए बस पोस्टिंग संभालने को बोलता है। पर दुश्मन 3000 है, वो लोग कभी भी इनकी पोस्ट तक आ जाएंगे, मेजर होल्ड नहीं कर पाएगा। तब ब्रिगेडियर मेजर को वापस आने के लिए बोलने लगता है, क्योंकि हेडक्वार्टर की परमिशन के बिना मेजर को ना तो वेपन्स भेजी जा सकती थी और ना ही फोर्स। फिर भी मेजर यहीं रुकने का फैसला करता है। मेजर बिना लड़े हार मानकर वापस नहीं जाना चाहता। मेजर के साथ यहाँ बस 120 सोल्जर्स ही हैं और दुश्मन की पूरी फौज। यह एक सुसाइड मिशन था। मेजर अपनी लाइफ का डिसीजन तो ले सकता था, पर अपनी कंपनी के दूसरे सोल्जर्स का नहीं। मेजर पूरी सिचुएशन सभी 120 सोल्जर्स को बता देता है, और यह भी कि मेजर खुद तो पोस्टिंग छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आज ये जगह इन लोगों ने खो दी तो चाइना के लिए जम्मू कश्मीर तक जाना आसान हो जाएगा। मेजर सभी को बताता है कि ये यूनिफॉर्म बलिदान भी मांगती है और आज वही दिन आ चुका है। फिर भी अगर कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है, मेजर किसी को जज नहीं करेगा। मेजर की बातें सुनकर सभी 120 बहादुर यहीं रुककर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी आखिरी गोली और आखिरी खून की बूंद तक। 5वें प्रेजेंट में रामचंद्र को होश आ जाता है। आज 21 नवंबर है, वॉर सीज फायर की वजह से खत्म हो चुकी है। अभी रामचंद्र अपने पूरे होश में है। रामचंद्र जल्दी कर्नल को बुलाकर 17 नवंबर की रात क्या हुआ सब कुछ डिटेल में बताने लगता है। पर अगर रामचंद्र की कोई भी बात झूठी निकली तो इसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। रामचंद्र को अपनी कहानी का सबूत भी देना होगा। अभी रामचंद्र बताना स्टार्ट किया कि उस रात सभी दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थे। आधी रात होते होते तापमान हुई 24 डिग्री से भी कम हो गया था। हवा बॉडी को चीर रही थी। तभी इनकी साइड आते हुए कुछ हलचल दिखाई दी। दुश्मनों ने भीड़ों को टॉर्च बांधकर छोड़ दिया था ताकि इंडियन सोल्जर्स उन पर अटैक करें और दुश्मनों को हमारे सोल्जर्स की लोकेशन और नंबर्स का अंदाजा हो जाए। पर लिसनिंग पोस्ट पर जो सोल्जर दुश्मन के आने के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे, उनमें से एक जानवर की स्मेल पहचान लेता है और कोई अटैक नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से 15 से 20 दुश्मन सैनिक भी आ जाते हैं, जबकि उस लिसनिंग पोस्ट पर बस 2 ही सोल्जर नजर रख रहे थे। तो मेजर कुछ सोल्जर्स के साथ कवर करने आ गया। आज की वॉर शुरू हो गई थी। दोनों साइड से फायरिंग चल रही थी। हमारे सैनिक ऊंचाई पर थे, पर दुश्मन सोल्जर के पास बड़ी गन्स थीं, जिसकी वजह से उनके पास एडवांटेज था। एक ही फायरिंग से लिसनिंग पोस्ट तबाह हो गई। एक सोल्जर बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो बाकी सोल्जर्स को वहां से भेज देता है ताकि खुद यहीं रहकर दुश्मन सेना को अपने साथ बम ग्रेनेड से उड़ा पाए। मेजर सोल्जर को परमिशन दे दिया और खुद एक चट्टान को बम ग्रेनेड से उड़ा दिया। मेजर के पास बड़ी गन्स नहीं है, पर ये पहाड़ों को ही अपना हथियार बना लिया। दुश्मन सेना पत्थरों के नीचे दब जाती है और बहुत सारे दुश्मन मारे गए। पर ये तो कुछ ही दुश्मन थे। जल्द ही दुश्मन पूरी ताकत के साथ इन लोगों पर अटैक करने वाला है। अपना एक सोल्जर खोने के बाद सभी दुखी थे। दुश्मन सेना के पास इनसे अच्छा खाना और वेपन्स है। वो हर मामले में इंडियन सोल्जर्स पर भारी थे। ऊपर से 2 घंटे में तूफान आने वाला है और दुश्मन तभी इन लोगों पर अटैक करेगा। इन 2 घंटों में सभी ने फिर से अपनी फैमिलीज को याद करना शुरू कर दिया। शैतान खुद अपने बेटे को याद करने लगता है, जो दिवाली पर इसका इंतजार कर रहा होगा। मेजर बताया कि बॉर्डर पर ये लोग कुर्बानी देते हैं और घर पर इनकी फैमिलीज कुर्बानी देती हैं। यही सब सोचते हुए 2 घंटे निकल जाते हैं और बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। इनकी रेडियो काम नहीं कर रही थी, तो आगे से ना तो हेल्प मांग सकते थे और ना ही अपनी सिचुएशन बता सकते थे। इन लोगों के पास 3000 गोलियां भी नहीं थी ताकि सभी दुश्मनों को मार पाएं। इसलिए मेजर गोलियों को ध्यान से इस्तेमाल करने को बोलता है। फिर दुश्मनों की सेना आना शुरू हो गई। मेजर ने पहले ही 3 पलटन में अपने 120 बहादुरों को डिवाइड किया हुआ था। पहली पलटन दुश्मनों को रोकने में कामयाब हो रही थी, क्योंकि बहादुर ऊंचाई पर थे, पर दुश्मनों के पास बड़ी गन्स थीं। दुश्मनों की सेना पहली पलटन को बहुत जल्दी डाउन कर देती है। मेजर फिर दूसरी पलटन के पास जाकर दुश्मनों का इंतजार करता है। दुश्मनों ने यहाँ आकर भी बड़ी गन्स चलाना शुरू कर दिया।
मेजर तीसरी पलटन को दुश्मनों की बड़ी गन न्यूट्रलाइज करने को बोलता है। बस तीसरी पलटन के पास ही ऐसी बड़ी मिसाइल्स थीं जो इतना इफेक्ट कर सकती थीं। मेजर तीसरी पलटन को भी अटैक करने को बोल दिया, पर सभी मिलकर भी दुश्मनों को नहीं रोक पा रहे थे। धीरे धीरे बहादुर शहीद होते गए और गोलियां भी खत्म हो गई। दुश्मनों की सेना ऊपर आ चुकी थी और वीर बहादुर उनसे हाथों से फाइट कर रहे थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सोल्जर्स जानते हुए भी कि उनका शहीद होना तय है, पर दुश्मनों के आगे नहीं झुक रहे थे। तब दुश्मनों का कमांडर मेजर को डाउन करने को बोलता है। तभी बाकी सोल्जर्स अपने आप रुक जाएंगे। दुश्मन सैनिक मेजर के साथ साथ उसके आसपास खड़े हुए अपने आदमियों को भी मार दिया। जिंदा बचे सोल्जर मेजर को कवर करके वहां से दूर ले गए ताकि मेजर को दुश्मनों के कब्जे में जाने से बचा पाए। रामचंद्र भी इन्हीं के साथ था। रामचंद्र बहादुरों को निहत्थे लड़ते और शहीद होते देख रहा था। रामचंद्र को गन चलाना नहीं आता। इसने आज तक एक भी सैनिक को नहीं मारा है, फिर भी मेजर के साथ ही रहना चाहता था। मेजर का अभी बचना नामुमकिन था। तब मेजर रामचंद्र को खुद चुसूल जाने के ऑर्डर दे देता है ताकि वहां सभी को दुश्मनों के आने की वार्निंग दे पाए और रात को यहाँ जो भी हुआ वो स्टोरी सभी को बता पाए। उस 20 बहादुर भागे नहीं थे, उन्होंने देश के लिए लड़ना चुना था। ये दुनिया का जानना जरूरी था। फिर रामचंद्र के जाने के बाद दुश्मन और 1000 लोगों के साथ अटैक करने आए, पर यहाँ चारों तरफ चीनी सोल्जर्स की ही डेड बॉडीज पड़ी हुई थीं। बस 120 बहादुरों ने इनके 1000 सैनिकों को मार दिया था। चुसूल पर तो और भी ज्यादा इंडियन सोल्जर्स मिलेंगे, उनको हराना इनकी औकात के बाहर है। चाइना खुद इस रियलिटी को समझकर यहाँ से वापस लौट गया और अपने डेड सोल्जर्स को भी उठा कर ले गया ताकि किसी को इस वॉर का पता ना चले। 20 बहादुर शहीद हो गए थे, पर उनकी ही वजह से दुश्मन सेना आगे नहीं आई। रामचंद्र की इस स्टोरी पर हाई कमांडर्स विश्वास करना चाहते थे, पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अब तक रेजांगला में भारी बर्फबारी की वजह से सब कुछ बर्फ में दब चुका था। वहां कोई वॉर के सबूत मिले ही नहीं। फिर 3 महीने के बाद बर्फ पिघलनी शुरू हुई और सभी को 120 बहादुरों की डेड बॉडीज मिली। तब मेजर और बाकी शहीदों को पूरी रिस्पेक्ट दी गई। इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वे में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, डॉटिंग एंड सी यू एंड सी यू एंड सी यू।